मिड कैप फंड्स के रिटर्न पिछले 10 साल के सालाना औसत है यहाँ पर। कैनरा रोबेको ब्लू इक्विटी फंड की बात करें तो 18 साढ़े 18% के आसपास का रिटर्न है। एडलवाइज मिड कैप फंड की बात करें तो करीब करीब ये भी 18% के आसपास बैठता है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें ये भी 17% के आसपास है। एचडीएफसी मिड कैप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फंड 17.34%, क्वांट मिड कैप फंड भी 17.19% के आसपास रिटर्न दिखा रहा है। यहाँ पे एमफी का सोर्स है, तो ये पिछले 10 साल के रिटर्न है मिड कैप फंड्स में। तो सर आपके हिसाब से क्या यहाँ पर अगर देखा जाए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में निवेश किया जा सकता है? अपने पोर्टफोलियो में कितना परसेंट हिस्सा जो है इक्विटी में रखा जा सकता है? कहाँ फोकस करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप रिटायरमेंट का पीरियड आपका कम से कम 30 साल दूर है, तो मेरे हिसाब से तो अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार है, आपकी मानसिकता है रिस्क लेने की, तो जो आपका निवेश है वो पूरा का पूरा आप इक्विटी में डाल सकते हैं। और मैंने बताया जैसे स्मॉल कैप में 40% डाल दीजिए, 30% मिड कैप में और 30% लार्ज कैप प्रेफरेबली इंडेक्स फंड में आप निवेश करिए। ठीक है सर। और एक बात और हर्ष मैं बताना चाहूंगा जी 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 कि आप जो फंड का सिलेक्शन आज किया है वो जरूरी नहीं है कि आगे वाले सालों में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको साल में कम से कम एक बार जो है वो आपके जो फंड है स्कीम से उसका परफॉर्मेंस का रिव्यू करना जरूरी है और आपको करेक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब अगर कोई फंड नहीं चल रहा है बराबर से तो आपको उस फंड में से पैसा निकाल के दूसरे फंड में जो परफॉर्म कर रहा है या जिसका फंड मैनेजर की रेपुटेशन अच्छी, जो बहुत सारे फैक्टर है उसमें आप पैसा डालिए। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक फंड मैंने आज बोल दिया कि आप इस फंड में डालिए और कोई फंड में आपको अगले 30 साल तक निवेशित रहना है, वो जरूरी नहीं है और अगर ऐसा करना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप, क्योंकि पहले एक दौर होता था जब बोलते थे कि स्टॉक ले लो या फिर फंड ले लो भूल जाओ। अब वो दौर नहीं है, आपको समय समय पर रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए जो पैरामीटर्स हैं उस हिसाब पे ये खरा उतर रहा है नहीं उतर रहा फंड, और तमाम तरह की चीज़ें भी ऑब्जर्व करनी चाहिए कि जो दूसरे फंड है उसी कैटेगरी में वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे और कहीं आप पीछे पिछड़ ना जाए रिटर्न के मामले में। यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। मोहित यादव जी का सवाल लेते हैं सर। इनका एक सवाल है कि आई हैव पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। इनके पास पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड है, SBI मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप फंड है और सब में 5-5 हज़ार की SIP चल रही है। 15,000 की SIP इनकी करीब इनकी हर महीने चली जाती है। अब 25 साल का इनका नज़रिया है, 5% ये स्टेप अप करेंगे हर साल, तो क्या एक अच्छा पोर्टफोलियो खड़ा हो जाएगा, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, फंड जो उन्होंने चूज किया है वो चूज किए हैं वो अच्छे हैं और चूंकि ये हर साल 5% का स्टेप अप भी करेंगे तो अच्छा फंड इकट्ठा हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा यह कैलकुलेट करके इंस्टेंट पे देना मेरे लिए मुश्किल है। और बिल्कुल सामने देखिए हम लोग आपके अब व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश करते हैं स्क्रीन पर, ताकि आपको पता चल सके जैसे सवाल और हमारे व्यूअर्स कर रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई शंका दुविधा है तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम लोग आपके सामने फ्लैश करते हैं स्क्रीन पर 9354027995। और शाम को रोज़ाना 4 से लेके हम लोग रोज़ाना 4 बजे जुड़ते हैं, सोमवार से शुक्रवार। आपके मन में कोई भी सवाल हो आप हमें भेजिए। आगे आप म्यूचुअल फंड लिखिए, म्यूचुअल फंड करके हमें सवाल भेजिए ताकि आपके सवालों को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल आते हैं तो कुछ सवाल छूट जाते हैं, तो आप दोबारा भेज दीजिए। हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों को लिया जा सके, कोई छूटे ना, ताकि आपकी भी नाराज़गी हम लोग ना झेलें यहाँ पर। अब अगला सवाल ले लेते हैं यहाँ पर कि सर रिटायरमेंट के लिए जो कॉर्पस जोड़ा जाता है उस रकम को कहाँ निवेश करना चाहिए यहाँ पर, ताकि जो जब ज़रूरत हो तो उस समय में निकाला जा सके। देखिए हर्ष, ऐसा है कि एक तो जैसे कई लोग सुझाव देते हैं कि आपको जो इंश्योरेंस कंपनी की है एन्युटी ले लो, वो मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करता हूँ क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी की जो एन्युटी है पेंशन प्लान है उसमें आपको 6% 5% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। तो और चूंकि रिटायरमेंट का जो गोल है वो वन स्टॉप गोल नहीं है, मतलब आप 60 पर पहुंच गए और आपको सब पैसे की एक साथ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो पैसा 60 साल की उम्र के बाद में आपको अगले 25-30 साल तक जरूरत पड़ेगी, किस्तों में जरूरत पड़ेगी। तो आपके ने जो कॉर्पस इकट्ठा किया है
उसको एक बकेट सिस्टम बोलते हैं। मतलब आप 3 बकेट बना दीजिए, जो जैसे पहली वाली बकेट है उसमें नेक्स्ट 5 ईयर का जो आपका रिक्वायरमेंट है वो पैसा डाल दीजिए। दूसरी बकेट है उसमें भी 5 साल का, और बाकी का पैसा आप तीसरी बकेट में रखिए। तो जो पहली वाली बकेट है उसमें आप जो लिक्विड फंड में, एफडी में, या जैसे आरबीआई के जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जिसमें रिस्क नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं है, आप उसमें डाल सकते हैं। जो सेकंड बकेट है उसमें आप जो एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड है उसमें डालिए पैसा, और बाकी का जो लास्ट वाला बकेट है वो आपका जो रेगुलर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो रहने दीजिए। और आपको जैसे जैसे खर्चा किया आपने निकाला, जी। तो आप 3 में से 2 और 2 में से 1 में ट्रांसफर करिए। मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी जो बकेट नंबर 1 है उसमें आपके अगले 5 साल के जो एस्टिमेटेड खर्चे हैं उसके जितना पैसा वहां पे होना चाहिए। ठीक है सर, आपने ये बहुत अच्छी बताई कि एन्युटी जैसी चीज़ें, जो इंश्योरेंस एन्युटी होती है, उससे यहाँ पे दूरी बना के रखनी चाहिए, इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो सर और कौन कौन सी गलतियाँ हैं यहाँ पर जो आपको लगता है कि नहीं, उस पर ध्यान रखना चाहिए इन रिटायरमेंट प्लानिंग के तौर पे अगर आप कर रहे हैं, तो और कौन कौन सी गलतियाँ इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए? देखिए, हर्ष, ऐसा है कि रिटायरमेंट का पैसा है वो बहुत बहुत कीमती पैसा है आपके लिए। तो उस पैसे के साथ में आपको कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए, कोई नया बिजनेस वेंचर नहीं करना चाहिए। आपका बेटा बोले मेरे को नया बिजनेस शुरू करना है, तो मेरा तो सुझाव रहेगा कि आप अपना जो रिटायरमेंट का पैसा है उसको हाथ नहीं लगाए। इसके अलावा जैसे अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको 15% का रेट इंटरेस्ट दूंगा, 18% का रिटर्न दूंगा, तो वो लोग में आप नहीं आए। मतलब जितना हायर रिटर्न कोई प्रॉमिस करता है उतना ही आपकी जो कैपिटल है वो जोखिम में पड़ जाती है। तो जैसे सेफ प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, या बैंक की एफडी है, या जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें पैसा रखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा रखिए। दूसरी कहीं पे भी जहां पे भी आपको कुछ प्रलोभन दिया जाता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसमें हाथ डालने की जोखिम न लें। ठीक है सर।